गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रितेश टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं रितेश और मैं आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थ्रू C++ जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके लेक्चर 6 में आपको आज बताने जा रहा हूं टोकन्स के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा, आपको पूरा कॉन्सेप्ट टोकन्स के बारे में जरूर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये किसके लिए हेल्पफुल होने वाला है? ये डिप्लोमा स्टडिंग स्टूडेंट्स जो कंप्यूटर साइंस के हैं उनके लिए, और बीटेक में जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी है। तो आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने जो टॉपिक लिखी हुई है दैट इज टोकन्स। तो व्हाट इज टोकन्स? ठीक है, सबसे पहले हमारे माइंड में आएगा कि टोकन क्या होता है। ठीक है, तो कहा जाएगा ईच एंड इंडिविजुअल यूनिट each and individual unit of a program is called token। ठीक है, तो टोकन कहलाता है किसी प्रोग्राम के अंदर लिखा गया प्रत्येक इंडिविजुअल यूनिट। बट फ्रेंड्स, इस इंडिविजुअल यूनिट में क्या क्या है जिनको हम कह सकते हैं इंडिविजुअल यूनिट? चलिए पहले हम आपको एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा और उसके थ्रू दिखाते हैं। हैश इंक्लूड IOStream, ठीक है, और यहां पे इन्होंने लिखा, मान लीजिए यूजिंग नेम स्पेस स्टैटिक इंट मेन, एंड यहां पे हमने लिखा काउट RTC, ठीक है, यहां रिटर्न 0। तो आपके माइंड में सवाल होगा कि सर ये जो प्रोग्राम आपने लिखा है इस प्रोग्राम में इंडिविजुअल यूनिट्स कितने हैं? कौन कौन से इंडिविजुअल यूनिट है जिन्हें हम टोकन्स कहेंगे? तो ये सारे प्रोग्राम, ये जो प्रोग्राम है ना, ये टोकन्स से भरा हुआ है। तो बस हमें पहचानना है कि वे कौन कौन से टोकन्स हैं और टोकन्स कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ कि टोकन्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे टोकन्स में कीवर्ड्स। ठीक है, मैं बारी बारी से सबको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स, चौथी चीज होगी आपकी स्ट्रिंग, ऑपरेटर्स एंड एनीथिंग एल्स। अगर कोई छूट रहा होगा तो उसको मैं फिर मेंशन करता हूं। ठीक है, चलो देखो, तो ये सभी जो है ना, इन सभी से ये हमारा प्रोग्राम मिलके बनता है। इनमें से बहुत सारी चीजें हैं जो ऑलवेज एक छोटे से प्रोग्राम में आपको देखने को मिल जाएगी। बड़े प्रोग्राम में तो डेफिनेटली आपको ये सब मिलेंगे। तो ये मैंने एक छोटा सा कोड लिखा है और इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे क्या है, कौन सा एक एक टोकन्स बन सकता है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, इसको आप देखें तो दिस हैश इज अ टोकन, दिस इंक्लूड इज ए टोकन, दिस इज अ टोकन, IOStream is a token, and again closing bracket and closing angular bracket, this is also a token, using is a token, namespace is a token, std is a token, and also semicolon is a token, int is a token, main is token, this is another token, this is another token, and this one is another token, cout is a token, 1 2, and see this is also a token, RTC is a token, see this is a token, and this is also a token, return is a token, 0 is a token, and semicolon is a token, and this one is also a token. So friends, I hope कि आप इसमें कितने टोकन्स हैं उसको काउंट कर सकते हैं। और कभी-कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक छोटा सा कोड लिख दिया जाता है, लाइन, कोई जरूरी नहीं प्रोग्राम, बस एक लाइन लिख दिया जाएगा और बोला जाएगा आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि इसमें कितने टोकन्स हैं, आप पहचानिए। सो फ्रेंड्स, मैंने बड़े ही अच्छे तरीके से इसमें सब कुछ बता दिया कि ये टोकन्स हैं, लेकिन आपके लिए क्या, तो आपको जब तक इन सारी चीजों के बारे में आप नहीं देखेंगे आप यहां से टोकन्स फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है हमारा ये लेक्चर सीरीज आज का पूरी तरह से अच्छे से आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना, क्योंकि मैं आपको इन सब के बारे में बताने वाला हूं। सो फ्रेंड्स, बारी बारी से हम इसको स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम आपको थोड़ा सा हिंट्स यहाँ पे दे देते हैं। देखिए, कीवर्ड्स जो होते हैं रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिनका स्पेशल मीनिंग कंपाइलर के अंदर डिफाइंड होता है। और
कीवर्ड्स जो होते हैं सी, सी प्लस प्लस और जावा, जो भी लैंग्वेजेस होते हैं सबके अपने अपने कीवर्ड्स हैं। सी प्लस प्लस में टोटल 95 कीवर्ड्स अभी तक एट प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू ट्यूटोरियल पॉइंट्स मैं बता रहा हूं, उसका रेफरेंस लेकर के 95 है। बट फ्रेंड्स टोटल 73 कीवर्ड्स जो हैं वो पॉपुलर हैं, ज्यादातर यूज होते हैं। उनमें से 32 कीवर्ड्स जो हैं सी लैंग्वेज के हैं, जो कि सी प्लस प्लस में भी काम करते हैं, और 30 कीवर्ड्स जो है सी प्लस प्लस के अपने हैं, और 11 कीवर्ड्स जो हैं उसको एनसी सी प्लस प्लस कमिटी ने दिया हुआ है। एक्स्ट्रा वो और भी यहाँ पे जुड़ गए तो टोटल 73 हो जाता है। 32, 30, 11, 73। बट अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि एट प्रेजेंट कुल कितने सी प्लस प्लस में कीवर्ड है, यू कैन से 95, बट पॉपुलर है 73। सीरीज तो कीवर्ड्स के बारे में और भी डिस्कशन हम आपको बताने वाले हैं, मैं उसको यहाँ पे लिखूंगा पॉइंट बाय पॉइंट और समझाऊंगा भी। तो इसमें कीवर्ड कौन कौन से उसे देखिए। इंक्लूड इज ए कीवर्ड, IOStream is a keyword, using is a keyword, namespace is a keyword, study is a keyword, int, main, cout, return. Only these are keywords, right? What about identifiers? Identifiers, that is the name of the function, that is name of the variable. So I have not given any variable here. मैंने अभी डिक्लेयर नहीं किया, मुझे जरूरत नहीं थी। आने वाले प्रोग्राम में हम करेंगे और समझाएंगे भी कि आइडेंटिफायर्स दैट इज वेरिएबल्स कहाँ पे हैं, फंक्शंस कहाँ पे, उनका नाम क्या है। वैसे आप एक चीज कह सकते हो, हालांकि मेन जो है ये क्या है, एक कीवर्ड है, लेकिन इसके बावजूद भी हम इसको आइडेंटिफायर्स में ला सकते हैं, इसलिए क्योंकि ये एक फंक्शन का नाम है। एक्चुअली ये प्रीडिफाइंड फंक्शन है जिसकी मीनिंग लाइब्रेरी के अंदर ऑलरेडी पता है, लेकिन हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा, व्हाट इज फंक्शन, व्हाट इज यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन जो होते हैं वो आइडेंटिफायर्स की कैटेगरी में आ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, एरे का नाम, एरे नेम इज आल्सो आइडेंटिफायर, वेरिएबल नेम इज आल्सो आइडेंटिफायर। तो यहाँ आइडेंटिफायर आपको इसमें कोई दिख नहीं रहा है, ठीक है। व्हाट अबाउट कांस्टेंट्स? कांस्टेंट्स की इसमें हमने नहीं लिखा हुआ है, मुझे जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन एक बड़े प्रोग्राम जब हम लोग लिखेंगे वहां कांस्टेंट भी आ सकता है। सो इसको स्किप करो, भी इसको स्किप करो। स्ट्रिंग, यस, स्ट्रिंग इज हियर, सी दिस RTC, ये डबल कोट के अंदर लिखा गया है। तो डबल कोटेशन के अंदर जब कभी भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं या फिर कोई भी वर्ड लिखते हैं, दैट वर्ड, इंग्लिश वर्ड इज कॉल्ड स्ट्रिंग। सो स्ट्रिंग इज हियर RTC। एंड व्हाट अबाउट ऑपरेटर्स? सी दिस, these are called operators, right? This is called insertion operator, or you can say that it is put to operator. इसके बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। ये राइट हैंड साइड की चीज को लेफ्ट में एसोसिएट करता है, ला करके रखता है। तो यहाँ पे ये ऑपरेटर का काम कर रहा है। तो ये जो ऑपरेटर है that is also a token. So friends, इसमें बहुत सारे, हाँ यहाँ पे जीरो क्या है बाबू? जीरो इज ए कांस्टेंट वैल्यू ना, यू नो दैट न्यूमेरिकल कांस्टेंट इट इज, है ना। तो जीरो कांस्टेंट है, कांस्टेंट आ गया है। एंड वन मोर थिंग, आप यहाँ पे देखोगे कुछ स्पेशल सिंबल्स आए हुए हैं, ठीक है। ये स्पेशल सिंबल्स हैं, ब्रैकेट्स वगैरह हो गए। तो ये भी हमारे टोकन्स हैं, इंडिविजुअल टोकन्स हैं। अब हम लोग इस चीज को समझने के बाद एक एक करके सबको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। नोट इट। ओके, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कीवर्ड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो कीवर्ड्स के बारे में मैंने आपको अभी पहले बताया भी था। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हमने लिख दिया है, इस पॉइंट्स का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको कॉपी में अपने नोट डाउन कर लीजिए। फ्रेंड्स, जो भी यहाँ पे C++ की क्लास आपको मिल रही है, वो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, उसमें टेक्निकल इश्यूज थे, इसलिए मैं उसके लिए कंटिन्यू नहीं कर रहा था। लेकिन आपके लिए अब क्लासेस जो है कंटिन्यू रहेंगी। मैं आपके सिलेबस को यहाँ पे फिनिश करूंगा। और अगर आपको जानना है कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, मेरा पूरा प्लानिंग क्या है, तो आप प्लेलिस्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थ्रू C++ के प्लेलिस्ट के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको मिल जाएगा। सारे यूनिट्स हमने वहां पे लिख दिए कि मैं आने वाले लेक्चर्स 20 को कैसे कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ। तो चलो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कीवर्ड्स क्या होते हैं। तो कीवर्ड्स जो होते हैं फ्रेंड्स, वो रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग कंपाइलर को ऑलरेडी पता होता है कि अगर हमने किसी कीवर्ड को अपने प्रोग्रामर ने यूज किया है तो उसका मतलब क्या होता है। यानी ऑलरेडी जिसका मतलब कंपाइलर समझता है उसे ही कीवर्ड्स कहते हैं। उसके बाद एक और पॉइंट हमने लिखा है
कि सी के जो कीवर्ड्स हैं वो सारे C++ में एम्बेडेड हैं, अलोंग विद देम और भी कुछ C++ के द्वारा ऐड किया गया है कीवर्ड्स। तो ओवरऑल मिलाकर के टोटल 73 कीवर्ड्स हैं, जिसमें 32 कीवर्ड्स सी लैंग्वेज से, 32 कीवर्ड्स यहाँ पे सी लैंग्वेज से, और एक चीज यहाँ पे मिस्टेक है, 30 कीवर्ड्स C++ लैंग्वेज से और 11 मोर एडेड बाय द ANSYS C++। तो ओवरऑल मिलकर 73 कीवर्ड्स हैं जिनका कंपाइलर ऑलरेडी मीनिंग समझता है। और यहाँ पे एक चीज और लिख दिया गया है, टोटल 95 कीवर्ड्स हैं एट प्रेजेंट according to some sources where I have already read it कि कितने टोटल C++ के कीवर्ड्स हैं। तो there are 95 keywords at present। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे गए हैं आपके सामने फ्रेंड्स। तो एग्जांपल्स में हमने लिखा है ASM, ऑटो, कंटिन्यू, इफ, एल्स, व्हाइल, स्विच, सी आउट, सी इन, स्ट्रक्ट, क्लास, wcat। देखो ये एक डेटा टाइप है, मैं आगे बताऊंगा डेटा टाइप, ट्रू, एंड दिस इज नॉट ए कीवर्ड, दिस इज एटसेट्रा। सो फ्रेंड्स यहां तो मैंने 73 नहीं लिखा है, लेकिन आप हमारे ब्लॉग स्पॉट को विजिट कीजिए, ठीक है। मैं आपके लिए यहां लिख देता हूं मेरा ब्लॉग स्पॉट, ठीक है, RITESH, रितेश टेक्निकल क्लासेस .blogspot.com। इस ब्लॉग स्पॉट को विजिट कीजिए और C++ के एट प्रेजेंट जितने भी कीवर्ड्स हैं उनका मैंने वहां पे लिंक दे दिया है, आप वहां से जाकर के देख सकते हो। और एक और चीज, ये जो भी लेक्चर्स मेरे आ रहे हैं सारे लेक्चर्स का वहां PDF पड़ा हुआ है, आप उस ब्लॉग स्पॉट को विजिट कीजिए और वहां से उस PDF को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, या फिर वहां से आप लिख सकते हैं, अपना एक अच्छा नोट्स बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे टोटल मैंने कीवर्ड्स के बारे में ये चीज समझाया, और कीवर्ड्स का स्पेशल मीनिंग जो है ये हम लोग धीरे धीरे आने वाले प्रोग्राम में समझते चले जाएंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे अगला पॉइंट आइडेंटिफायर बताने वाला हूं। So I am now going to discuss about identifiers. Friends, identifiers क्या होते हैं? तो identifiers are the names of variables, functions, arrays और classes। फंक्शन का नाम, क्लास का नाम, एरे का नाम, या फिर कोई भी इसी तरह का जो भी यूजर के द्वारा क्रिएट किया गया होगा, जो प्रोग्रामर के द्वारा क्रिएट किया गया होगा, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफायर। मैंने आइडेंटिफायर बेसिकली नेम्स होते हैं किसी वेरिएबल का, किसी फंक्शन का, किसी एरे का अथवा किसी क्लास का, या एंड मोर जो भी प्रोग्रामर के द्वारा क्रिएट किया गया है। आइडेंटिफायर्स जो होते हैं हर सी लैंग्वेज, चाहे वो सी लैंग्वेज हो या C++ लैंग्वेज हो, दैट इज किसी भी लैंग्वेज के लिए कुछ अपने आइडेंटिफायर्स होते हैं, और उन आइडेंटिफायर्स को बनाने के लिए लिखने का कुछ नियम होता है। तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नियम कुछ अलग अलग होता है, लेकिन सी और C++ में आइडेंटिफायर्स को बनाने का एक ही नियम है। तो क्या नियम है उसको बारी बारी से हम लोग देखते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल इज दैट ओनली अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स और डिजिट्स और अंडरस्कोर इज क्या अलाउड है, केवल यहाँ पे अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स, डिजिट और अंडरस्कोर इज अलाउड, रेस्ट ऑफ द अदर्स आर नॉट अलाउड। दूसरा है नेम्स कैन नॉट स्टार्ट विद, दैट इज आइडेंटिफायर का जो नेम होगा वो नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट, डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। एंड वन मोर थिंग, अपर केस एंड लोअर केस जो लेटर्स होते हैं ये दोनों एक दूसरे से डिस्टिंक्ट होते हैं। तो C++ लैंग्वेज को इसलिए केस सेंसिटिव लैंग्वेज कहा जाता है, बिकॉज ये अपर केस और लोअर केस में क्या करता है, डिस्टिंक्शन समझता है, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, ए कीवर्ड कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड एज अ वेरिएबल, किसी कीवर्ड को हम वेरिएबल के रूप में डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट आइडेंटिफायर्स एंड दिस इज सफिशिएंट टू यू, बट I am going to tell you what is the difference between C identifier and the C++ identifier. The basic difference is that C identifiers are limited in length, that is only 32 characters are allowed in C language. Rest of the others are terminated or eliminated by the compiler. But C++ में इस तरह की कोई limitations नहीं होती है। C में एक limitation है, 32 characters का ही हम identifier बना सकते हैं, लेकिन C++ में there is no limit. So this is the difference between identifier of C and identifier of C++. Okay, note it. So
So after discussion of keywords and identifier, I am going to tell you about that constant. What are constants? Friends, constants are the fixed values. In mathematics also, in programming also, constants जो होते हैं fixed values होते हैं. During programming उनकी value कभी भी change नहीं होती है. Constants refers to fixed values that does not changes during the execution of a program. प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के समय कांस्टेंट की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है. C++ जो है बहुत सारे कांस्टेंट्स को सपोर्ट करता है. उन्हें हम लिटल कांस्टेंट्स भी कह सकते हैं. और इस लिटल कांस्टेंट्स के अंदर यानी कांस्टेंट्स के अंदर इंटीजर्स, कैरेक्टर्स, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, स्ट्रिंग्स या फिर अदर जो भी टाइप्स होते हैं वो इसके अंदर आ सकते हैं. तो कांस्टेंट्स बेसिकली जिसकी वैल्यू एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम के दौरान चेंज नहीं होती है. Exactly. And here are the examples, different examples I have taken here. See friends, 1 to 3, 123. 123 is a decimal constant. 12.34, this is a floating point constant. 037, this is octal constant. फ्रेंड्स, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल के बारे में आपको पता होगा. अगर आपको नहीं पता है आप मेरे सीरीज के साथ कंटिन्यू रहिए, आगे भी समझ में आएगा. या फिर आप मेरा एक और इसके पैरेलली कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर COA जो सब्जेक्ट है उसमें मैंने इसके बारे में डिटेल बताया हुआ है, नंबर सिस्टम के बारे में. तो वहां पे आप जाकर के देख सकते हैं. एंड सी दिस 037 is called octal constant, 0x2 is called hexadecimal constant, and this is a string constant, this is a character constant, and this is called wide character constant. wchar_t इसको कहा जाता है. और wchar_t एक डेटा टाइप है जिसके पहले हमेशा l लगा होगा. आप समझ जाइएगा, दैट इज द wide character constant. Okay, so friends, this is decimal, this is floating, and this is octal, this is hexadecimal, this is a string, this is character, and this is wide character. ठीक है. अब देखो डिक्लेरेशन को देखो, है ना. डिक्लेरेशन ऑफ कांस्टेंट्स का डिक्लेरेशन हम लोग कैसे करते हैं. देयर आर टू वेज टू डिक्लेयर ए कांस्टेंट, एंड one way is using const keyword. This is a keyword const, and another way is using preprocessor hash define. Hash define is a preprocessor directive. So using preprocessor directive we can declare a constant, or using const keyword we can declare a constant. The basic difference between these two ideas is that this is a global variable, and see this here I have not given any semicolon. Okay, but see this const data type constant name is equal to value, और यहाँ पे मैंने सेमीकोलन भी दिया हुआ है. तो इन दोनों में सिंटैक्स में थोड़ा सा डिफरेंस है. ये असाइनमेंट ऑपरेटर को यहाँ लेता है, इसमें असाइनमेंट ऑपरेटर की जरूरत नहीं होती है. तो फ्रेंड्स मैंने एक एग्जांपल लिखा है, const int max length. max length नाम के इस कांस्टेंट को, लिटरल कांस्टेंट को हमने 100 वैल्यू असाइन करके ये बता दिया है कि पूरे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान मैक्स लेंथ की वैल्यू 100 रहेगी. ठीक है, यानी ये एक प्रकार से कांस्टेंट बन गया. ठीक है. अब अगर इसको हमें लिखना होता तो हम लिखते हैं हैश डिफाइन. ठीक है, हैश डिफाइन और const name. नो, देयर इज नो नीड ऑफ एनी डेटा टाइप, दैट इज मैक्स लेंथ एंड यहाँ पे 100 ओनली. दिस इज द syntax and this is the example. Okay, so this is all about constant. I hope you understood better. Note it please. Okay, what about variables? Variables जो होते हैं वो एक मीनिंगफुल डेटा स्टोरेज का वर्क करते हैं कंप्यूटर मेमोरी के अंदर. देखिए, जब कभी भी हम कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं इसका मतलब है हमने मेमोरी में एक जगह रिजर्व कर दिया है और उसने उतना जगह ले लिया होगा जितना उसको हमने डेटा टाइप डिक्लेयर किया होगा. इसलिए यहाँ पे लिखा गया वेरिएबल इज ए मीनिंगफुल नेम ऑफ डेटा स्टोरेज लोकेशन इन कंप्यूटर्स मेमोरी. एंड वन मोर थिंग, व्हेनेवर वी यूज ए वेरिएबल, जब भी हम किसी वेरिएबल को यूज कर रहे होते हैं इसका मतलब होता है कि हम उस मेमोरी को यूज कर रहे हैं जिस जगह पे वेरिएबल ने अपना स्पेस रखा हुआ है. तो दिस इज ऑल अबाउट वेरिएबल्स. एंड वेरिएबल्स जो होते हैं उसको डिक्लेयर कैसे किया जाता है, तो आइए देखते हैं. डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल. डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल. ठीक है, तो द सिंटैक्स इज दैट
we have to put first of all data type, variable name, and then semicolon. This is all about declaration. And what about declaration with initialization? ठीक है, देखिए declaration with initialization कैसे हम लोग इनिशियलाइज करते हैं? तो डिक्लेरेशन विथ इनिशियलाइजेशन को हम लोग करते हैं। डिक्लेरेशन विथ इनिशियलाइजेशन का मतलब है कोई वैल्यू उसे असाइन कर देना एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। तो इसके लिए हम लोग जो फॉलो करते हैं वो है फुल सिंटैक्स डेटा टाइप वेरिएबल नेम इज इक्वल टू सम वैल्यू, कोई वैल्यू उसको प्रोवाइड कर देना, और ये सेमीकोलन है जिसे प्लेस करना जरूरी है। इसके बाद एक और चीज देख लीजिए, एक और होता है जिसको हम लोग कहते हैं डायनेमिक इनिशियलाइजेशन। डायनेमिक इनिशियलाइजेशन को हम लोग रन टाइम इनिशियलाइजेशन भी कहते हैं। यानी जब कभी भी वैल्यू कंपाइलर को एट रन टाइम मिल रही है, कंपाइलर के द्वारा एट रन टाइम मिल रही हो किसी वेरिएबल को वैल्यू, उसको हम लोग डायनेमिक इनिशियलाइजेशन कहते हैं। तो इसका सिंटैक्स क्या है? इसका सिंटैक्स है कुछ इस प्रकार हम लोग करते हैं। सिंटैक्स तो इसी तरह का कुछ होता है, बट यहाँ वैल्यू में थोड़ी सी डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो एग्जांपल से इसको ज्यादा बेहतर से समझा जा सकता है। तो मैं एग्जांपल बारे में से पहले सबका लिख देता हूँ। देखिए इस तरह की चीज के लिए एक एग्जांपल हो जाएगा यहाँ पे int a, okay? A is the variable name and int is the data type, okay? According to varying compilers, 32-bit compiler या फिर 64-bit compilers, the size of the integer data type changes. And what is the data type? I am going to tell you about data types in depth in next lecture. So wait for the next lecture to what about the data types, okay? तो देखो यहाँ पे ये हो गया फ्लोट, हो गया फ्लोट RAM. This is also a variable declaration form. And see this declaration with initialization. The example of this is int a, और a को कोई वैल्यू प्रोवाइड कर दो ना 10. That is the declaration with initialization. And what is dynamic initialization? So dynamic initialization का एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं यहाँ पे int, यहाँ पे मान लो हमने लिया area is equal to 3.14 into r, ठीक है। एरिया ऑफ द सर्कल ये होता है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ रन टाइम या डायनेमिक इनिशियलाइजेशन। तो दिस इज ऑल अबाउट वेरिएबल एंड आई होप you understood what variable. Now going to discuss the next topic. Note it please. The last 2 points are here strings and operators. Friends, strings जो होते हैं वो एक प्रकार से एरे ऑफ द एरे होते हैं, कैरेक्टर्स का एरे बना के रखेंगे, दैट इज द स्ट्रिंग। एंड स्ट्रिंग्स आर ऑलवेज इंक्लूड बिटवीन दिस टू इन्वर्टेड कॉमास, राइट? दैट इज इफ आई हैव टू राइट हेलो, तो हेलो इज ए स्ट्रिंग व्हेनेवर वी प्लेस इनसाइड इन्वर्टेड कॉमा, राइट? तो हेलो इज ए स्ट्रिंग है। एंड फ्रेंड्स, स्ट्रिंग्स के बारे में और भी हम लोग थोड़ा सा जानने की प्रयास करें। तो इसको लिखने के लिए हम लोग जब इसका सिंटैक्स फॉलो कर रहे होते हैं तो वहां पे हमें क्या करना होता है, इसका जो लास्ट होता है टर्मिनेशन जो होता है वो नल कैरेक्टर के थ्रू होता है। इसको हम लोग कहते हैं नल वैल्यू या नल कैरेक्टर कहते हैं, दैट इज बैकस्लैश एंड देन 0, दिस इज कॉल्ड द नल कैरेक्टर। सो स्ट्रिंग इज ऑल अबाउट दैट एंड नथिंग एल्स। एंड ऑपरेटर्स जो होते हैं फ्रेंड्स, ऑपरेटर्स में हम लोग यहाँ पे C++ के जितने भी ऑपरेटर्स थे वो सब यहाँ पे वैलिड हैं, और C++ में कुछ ऑपरेटर्स हैं जिनके बारे में मैं यहाँ बता देता हूँ। बाकी जो है थोड़ा सा और अगर थ्योरेटिकल पोर्शंस इसका अगर आपको चाहिए तो आप इसके लिए riteshTechnicalClasses.blogspot.com विजिट कर सकते हैं। वहां पे इसका आपको एक नोट्स प्रोवाइडेड है, आप उस नोट्स को देख सकते हैं। तो ये इसको कहा जाता है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। मैंने अपने पिछले लेक्चर में स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का एक प्रोग्राम कराया था क्लास एंड ऑब्जेक्ट में। इसका काम क्या है? इसका काम है अगर हम किसी फंक्शन को आउटसाइड द क्लास डिक्लेयर करना चाहते हैं, डिफाइन करना चाहते हैं सॉरी, तो उसके लिए हम लोग स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करते हैं। प्लस ये एक स्कोप देता है, एक डेफिनिट स्कोप देता है। तो अगर हम इसको देखेंगे आने वाले नेक्स्ट लेक्चर्स में हम कि ये स्कोप के बारे में इसकी क्या कहानी है, तो वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएगा। लेकिन प्रीवियस लेक्चर के अकॉर्डिंग जहां तक आप समझे होंगे, तो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर्स आर यूज्ड
to define functions outside the class. And this is called dot operator, right? डॉट ऑपरेटर के बारे में मैंने उसी लेक्चर में आपको समझाया था, क्लास एंड ऑब्जेक्ट वाले लेक्चर में। डॉट ऑपरेटर्स जो है इनका यूज किया जाता है किसी ऑब्जेक्ट की सहायता से किसी फंक्शन को कॉल करने में, या मेंबर फंक्शन हो या फिर डेटा मेंबर हो, उसको एक्सेस करने के लिए हम लोग डॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं। एंड मैनी मोर ऑपरेटर्स आर गिवन हियर फॉर ऑपरेटर्स। What about string and what about operators? It is very easy and you can access these all nodes by visiting the blogspot, my blog, that is riteshtechnicalclasses.blogspot.com. And friends, one more thing I have to tell you that this is a theoretical portion, but it was very important. And because many university exams, in state board exams, the directly questions will come out from these topics, so I have discussed it. And if this video is helpful for you, then please like that video and share to your friends. Also subscribe the channel if you have not yet subscribed my channel, because whenever I create a new video, that will come to you first. So friends, subscribe the channel. Thanks for watching this class.